अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ पर मां जो मेज़बान फयाज़ नाज गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जी इक़्तिसादी मंज़रनामे के हवाले से। कल जो है वफ़ाक़ी बजट पेश कई वई। अज इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना जो है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, जैमें हुन चयो त इहो तासुर ग़लत है तो मुल्क में महंगाई वधंदी, छाकाणि त हुननि टैक्सिस में कंहिं बि क़िस्म जो वाधारो न कयो आहे। बजट के हवाले से मुख़्तलिफ़ जेके शोबा आहिनि उनजी जेका कारकर्दगी आहे ऐं जेको टियों ॾींहुं इकनॉमिक सर्वे पेश कयो वियो, उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे वफ़ाक़ी गादी वारे हंध में मुल्क के मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर आबिद क़यूम सुलहरी साहब सां। अचो त उन सां गुफ़्तगू कयूं। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर आबिद क़यूम सुलहरी साहब, ये जो बजट पेश हुआ है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, ये 5वां बजट था, आप किस तरह देखते हैं मजमूई तौर पर अगर इन 4 सालों की उनकी कारकर्दगी को एज एन इकोनॉमिस्ट आप एनालाइज करें तो? जी, अगर हम 2013 के मुकाबले में देखते हैं तो वन कैन से कि इस वक्त इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो चुकी है, यानी इस पर काम आ गया है, लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी अभी भी नहीं आई है। उसकी है वो अभी भी नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर रही हैं, रेमिटेंसेस में कमी आ रही है, उसके अलावा आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, और ये 2-3 फैक्टर थे जो कि बाकी तमाम चीज़ों के अलावा जिन्होंने पिछले 2 सालों में मौजूदा हुकूमत की मुआशी महाज पे इसको काफ़ी तकवीर दी। स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर को देखें इस दफ़ा, तो एग्रीकल्चर की रिवाइवल की जो वजह है वो शायद बाकी पॉलिसीज इतनी नहीं है जितना कि एक फेवरेबल मौसम का कपास को मिल जाना था और खरीफ में पानी की जो अवेलेबिलिटी थी वो थी। तो ये कहा जा सकता है कि हुकूमत ने 2013 के मुकाबले में अगर आप इंडिकेटर देखें तो वो कदरे बेहतर हैं, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी तो ले आए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं, और यही एक बड़ा चैलेंज था वजीर खजाना के लिए, वफाकी वजीर खजाना के लिए, जब वो अपना बजट तैयार कर रहे थे। उनकी पार्टी की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से और आवाम के नज़दीक उनको इलेक्शन से पहले जो अपना आखिरी बजट था वो एक बहुत ज़्यादा पीपल फ्रेंडली बजट लेके आना था, जबकि मुझे ये लगता है कि PMLN इस वक्त काफ़ी पुरुम्मीद है कि अगले इलेक्शन के बाद भी तकरीबन इसी तरह का, अगर बहुत चीज़ें बेहतर नहीं भी होती तो तब ये स्टेटस को कायम रहेगा, जिसमें कि वो वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और यही वजह है कि इस दफा का जो बजट है उसमें आप देखें वो काफी रियलिस्टिक बजट है। रियलिस्टिक से मुराद कि उसमें जो इलेक्शन से पहले हम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा फयादी दिखाएगी हुकूमत और बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, तो उस तरह के खर्चे या उस तरह की सियासत नहीं दिखाएगी। और यकीनन डार साहब शायद इस वक्त ये उनके ज़हन में है कि अगली हुकूमत भी उन्हीं को बनानी है, और अगर उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ गैर दानिशमंदाना फैसले कर दी है इक़्तिसादियात पे, तो हुकूमत को उन्हीं को आज से भुगतना होंगे। तो इसलिए उन्होंने एक कंजर्वेटिव सा बजट बनाया, जो बिजनेस एज यूजुअल आप उसको कह सकते हैं। पिछले बजट में भी जो दफा पे और सूद के कर्जों की अदायगी के बाद हुकूमत के पास 500-600 रुपये से ज्यादा नहीं बचते थे वफाक में। अब भी यही हाल है कि वफाक के पास टोटल 2926 अरब रुपए होंगे, जिसमें से 1360 जो है वो सूद के अदायगी में निकल जाएंगे, 920 जो है वो दफा में निकल जाएंगे, और उसके बाद 600-650 अरब रुपया होगा, जिसमें 1 ट्रिलियन की GST है, जिसमें तनख्वाहें भी देनी है वफाकी मुलाजमीन को, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी है, और ये सारे वो खर्चे हैं जो कि होने ही होने हैं। तो आज भी जो यानी बजट जिस दिन शुरू होगा 1 जुलाई को, तो ऑलरेडी उसमें 1800 रुपये का खसारा है, और वो खसारा जो है उसमें से 300-350 ये समझ रहे हैं कि शायद सूबों का सरप्लस मिल जाएगा, बाकी 1500 अरब के मजीद कर्जे लेना होंगे। तो ये वो फ्रेमवर्क है जो कि सिर्फ यही हुकूमत नहीं, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उससे पहले मिलिट्री की जो हुकूमत थी, उन सब में इसी तरह के बजट जो पेश किए जा रहे थे। तो इलेक्शन से पहले मैं इसमें कोई अनोखी चीज नहीं देख रहा हूँ जो कि कह सकें कि बहुत यूनिक बजट आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, रेमिटेंसेस घट रहे हैं, एक्सपोर्ट भी घट रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारा जो फिर भी हमारी दावा है कि हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बहुत बड़ी वो है। आपके ख्याल में आने वाले दिनों में जब हमें डेट की रीपेमेंट करनी होगी, तो ये दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट मईशत पे कोई काफ़ी बुरा नहीं आएगा? नहीं, अभी साल जो है तो मेजर पेमेंट के सामने मैं नहीं देख रहा कि आएगी। हुकूमत के पास इसमें खैर जरूर मौजूद है, जरा मुबादला के कि इस साल की पेमेंट तो करते रहेंगे, और जो
नेक्स्ट प्लान लग जाए तब तक शायद तक के पैसे दिखाना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले जो 3-4 साल है उसमें तो मुझे बहुत मेजर इशू नहीं लग रहा कि जिसमें रीपेमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बन रहा हो, या जिससे उनको कोई ऐसी मुश्किल देख है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल हो। हेलो हेलो जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो कहा जाता है कि खराबी रही है, इसहाक डार साहब ने कल क्लेम किया कि उसने उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन मैंने कल जब सनतकारों से बात की तो वो कह रहे थे कि टैक्स नेट बढ़ा नहीं है और ये जो बढ़ रहे हैं ये टैक्स पुराने टैक्स दहंदा जो लोग हैं उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। हाँ जी, असल ये इशू यही है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का कि ज्यादा जो बोझ है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेशन में अगर हम देखते हैं जिसमें कि इनकम टैक्स एक बुनियादी टैक्स है, तो उसमें भी नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न जो है वो कम हुई है बढ़ने की बजाय। लेकिन ये बात जरूर मानना पड़ेगी कि FTR ने जो टैक्स इकट्ठा किया है पिछले सालों के निस्बत उसमें हर साल इजाफा होता चला जा रहा है। तो वो इजाफा जो है विद होल्डिंग टैक्स के लिए है, वो GST के लिए है, वो टैक्स ऑन सर्विसेज के लिए है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है उसमें। गो के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी अगर हम पिछले साल के मुकाबले में देखें, 2015-16 में डायरेक्ट टैक्स होते FTR ने 888 अरब रुपए इकट्ठे किए थे। 2016-17 के पहले 10 महीनों में 998 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। तो उसमें इजाफा तो हो रहा है, लेकिन जब तक आप इकोनॉमी की टैक्स बेस को बेहतर नहीं बनाते तब तक वो टैक्स जो है उन लोगों से लिया जा रहा है जिनको नहीं देना चाहिए, और जिन लोगों को देना चाहिए वो टैक्स नेट से बाहर। गरीब जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस से बहुत ज्यादा मुतासर होता है। जो अमीर हैं जिन पे उनकी दौलत की वजह से टैक्स लगना चाहिए वो उस नेट से बाहर बैठे हैं अभी भी ज्यादा, और इस बैलेंस को खत्म करने की जरूरत है। अच्छा, जब अवामी बजट की बात करते हैं, इलेक्शन ईयर के बजट की बात करते हैं, तो सबसे अहम मसला जो होता है वो पावर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट का होता है। आपके ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान की मईशत बढ़ रही है उसमें सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है, रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो परसेंटेज वाइज अपनी उसकी हिस्सा है अपना GDP के अंदर वो कम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल में आज भी इसहाक डार साहब ने कल भी कहा कि वो 30% के करीब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। पावर्टी एलिवेशन के सिवा किस तरह पॉपुलर बजट कहा जा रहा है इसको? देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ा पॉपुलर बजट इसको आप ना समझेंगे, काफी हद तक ग्राउंड रियलिटीज को मैच करता हुआ बजट है, जिसमें कि डार साहब को पता है कि रेवेन्यू शॉर्टेज है, डेट है, और उसी डेट के जरिए PSDP करना है। असली चीज जो है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए मेजर चीजें हैं वो है सेहत और तालीम और रोजगार के मौके फराहम करना। सेहत और तालीम जो है इसकी अपनी सूबों की जिम्मेदारी है, और सूबों के बजट में देखना पड़ेगा कि उन्होंने इसके लिए क्या एलोकेशन की है। रोजगार की फराहमी पे वफाकी हुकूमत का ये टेक नजर आता है कि चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत से मनसूबे शुरू होंगे और जो 1 ट्रिलियन का रिकॉर्ड GST दिया जा रहा है उसका 70% इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनका कहना है कि उसमें रोजगार के मौके जो है वो निकल रहे होंगे लोगों के लिए। लेकिन हमें इस बात पर भी जरूर जोर देना चाहिए कि सूबों को सोशल सेक्टर की डिलीवरी पे अब कुछ करना होगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर यकीनी तौर पे गुर्बत का जो तनासब है ये बढ़ेगा, ये कम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब वफाकी गादी वारे हंद इस्लामाबाद मां असां सां टेलीफोन लाइन हुआ। मुल्क जा मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर आहिनि ऐं उन्हनि जो जेको इहो चवणु हुयो त जेको बजट आहे उहो कंहिं बि तरह ते उनमें जेको हिकिड़ो तमामु वॾी जेको आहे पॉपुलिस्ट बजट जो तस्वुर न आहे, छाकाणि त हिन में काफ़ी रियलिटीज़ खे नज़र में रखियो वियो आहे। पर बहरहाल रियलिटीज़ खे नज़र में रखियो वञे या न रखियो वञे, पर हुन जेका बुनियादी ॻाल्हि कई त इहा बजट जेको आहे न इहो तसलसुल आहे उन्हनि बजट्स जो जेके पोयां बजट हुया। ऐं ईअं जेको आहे हिकिड़ो मईशत खे हुनजो इहो बि चवणो हो त इस्तेहकाम अची वियो आहे, मईशत हिकिड़े दग ते चढ़ी आई आहे ऐं हुनमें जेको आहे इंडिकेटर्स काफ़ी बहितर थियनि पिया। पर हुन पाण बि इन ॻाल्हि जो इज़हार कयो त टे जेके शयूं आहिनि पाकिस्तान जी, पंहिंजो 4 शयूं जेके आहिनि पाकिस्तान जी मईशत लाइ जेके हिन वक़्तु बि जेके आहिनि ख़ौफ़नाक सूरत हाल इख़्तियार कयूं बीठियूं आहिनि, उहो हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेको रेमिटेंसिस जेके ईंदा आहिनि, जेके ॿाहिरि पाकिस्तानी रहंदड़ आहिनि उनजा जेके पैसा हिते ईंदा आहिनि उनमें मुसलसल घटिताई थिए पई ऐं एक्सपोर्ट जेको पाकिस्तान जो आहे उन में घटिताई थिए पई। टियों, पाकिस्तान जे मथां कर्ज़नि जो भार वधे पियो। इहे टे उहे शयूं जेके पाकिस्तान जे लाइ तमामु ख़तरनाक आहिनि। ऐं चौथी जेका सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे, पाकिस्तान में गुर्बत जेका आहे उहा वधे पई ऐं ग़रीब ऐं अमीर जो फ़र्क़ु वधे पियो। गुर्बत वधण जे करे माण्हुनि जी सूरत हाल जेका आहे उहा काफ़ी
ख़राब थी वई आहे ऐं कोई बजट खां पहिरियों जेके मुख़्तलिफ़ रिपोर्टूं आयूं उन रिपोर्ट्स में इहो चयो वियो त ख़ुदि सेनेट खे ॿुधायो वियो त पाकिस्तान में 84% 84% जेका पॉपुलेशन पाकिस्तान जी आहे 84% आबादी पीअण जे साफ़ पाणी खां महरूम आहे जॾहिं त पाकिस्तान जा 2 करोड़ 26 लख ॿार जेके आहिनि उहे स्कूल में दाख़िल कोन था थियनि ऐं जॾहिं त 70% ॿार जेके आहिनि पाकिस्तान जा उहे मैट्रिक बि पास कोन था कनि। अहिड़ी सूरत हाल में 70% जंहिं मुआशिरे जे अंदरि ॿार जेके आहिनि उहे अणपढ़ियल रहिजी वञनि उहो मुआशिरो कहिड़े तरफ़ वधंदो, उहो कहिड़ी तरक़ी कंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु इहो चयो पियो वञे त इंडिपेंडेंट जेके तर्जीनगार चवनि था त 60 खां 65% जेको आहिनि पाकिस्तान जा माण्हू गुरबत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारनि था, जॾहिं त इसाक डार साहिब जो चवणु इहो आहे त उहा परसेंटेज जेका आहे उहा 29.5 आहे। जे 29.5 बि तसवुरु कई वञे, क़बूल कई वञे त उनजो मतिलबु इहो थियो त पाकिस्तान में तक़रीबन 6-7 करोड़ माण्हू जेके आहिनि उहे गुरबत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारनि था। उहे माण्हू जेके आहिनि उन्हनि माण्हुनि जे लाइ हिन बजट में छा आहे, उन बजट में असांखे कुझु ई नथो अचे। उहे 70% ॿार जेके स्कूल तइलीम खां महरूम रहिजी वञनि था उन्हनि जे लाइ असांजे हुकूमतुनि वटि छा आहे, उहो बि हिकिड़ो अहिड़ो मसइलो आहे जंहिं ते असांजूं हुकूमतूं वफ़ाक़ी तौर सूबाई पंजे हुकूमतूं जेके आहिनि उन हवाले सां बिल्कुलु ख़ामोश नज़र अचनि थियूं। उन्हनि जो बजट जे अंदरि इन तरह जी का तरतीब नज़र नथी अचे। मुल्क जे अंदरि जेका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आहे उनखे तमामु वॾा ख़तरा लाहक थी विया आहिनि ऐं जंहिंजे करे पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट घटिजे पियो। पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट घटिजण ऐं रेमिटेंसिस घटण जे करे पाकिस्तान जे मथां वधीक प्रेशर ईंदो, छाकाणि त अॻिते हली पाकिस्तान खे हाणे हर नए साल पाकिस्तान जे मथां जेका डेट यानी कर्ज़नि जी जेका वापसी आहे ऐं कर्ज़नि जी जेका व्याज जेका मुनाफ़े ॾियण लाइ जेको पाकिस्तान खे पैसा खपनि उन में वाधारो थींदो वेंदो ऐं अहिड़ी सूरत हाल में वरी पाकिस्तान या CPEC जी मद में ॿिया कर्ज़ा ऐं ॿिया जेके आहिनि उहो कर्ज़ा पियो खणे। अहिड़ी सूरत हाल में पाकिस्तान जी सूरत हाल मईशत जी सूरत हाल कंहिं बि तरह चङी कोन थींदी। पर जेको इसाक डार साहिब जो चवणु इहो हुयो त हू इन सॼे मामलनि खे अॻिते वधाईंदा ऐं पाकिस्तान जे अंदरि जेका टैक्स कलेक्शन जो निज़ाम आहे उनखे बहितर कंदा। टैक्स कलेक्शन जे निज़ाम जे हवाले सां बि तव्हां ॿुधो जीअं डॉक्टर आबिद क़यूम सुलहरी साहिबु चयो पिए ऐं कल्ह बि जेको टैक्स जे हवाले सां पाण मुख़्तलिफ़ जेके सनतकारनि सां गुफ़्तगू कई त टैक्स नेट वधियो कोन्हे को, पाकिस्तान जे अंदरि टैक्स ॾींदड़ माण्हुनि जो तइदादु वधियो कोन्हे को। इनडायरेक्ट टैक्स असां वठूं था पिया। इनडायरेक्ट टैक्स जो मतिलबु आहे सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स जेको आहे GST जेको हर खाइण पीअण जी शइ ते ॾियूं था पिया, हर जेको शइ ख़रीद कयूं था पिया उन ते ॾियूं था पिया। पर जेको डायरेक्ट टैक्स आहे जेका इनकम ते टैक्स आहे त अमीर माण्हू जेको आहे जेतिरो कमाए ओतिरो टैक्स ॾिए, उहो टैक्स जेको आहे असां वटि तमामु घटि थो वसूल थिए ऐं उन नेट में वाधारे थियण जे बजाए उनमें जीअं डॉक्टर आबिद क़यूम सुलहरी साहिबु चयो पिए त उनमें घटिताई थिए पई। पाकिस्तान जी मईशत जा जेके ॿ चारि जेके बुनियादी मसइला आहिनि उनमें हिकिड़ो जेको आहे अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी आहे। उन हवाले सां गुज़िरियल 2-3 साल जेको आहे नून लीग जी हुकूमत ॿुधायो पिए त हेतिरा माण्हू हुननि आइडेंटिफाए कया उनखे टैक्स नेट में वठी ईंदा ऐं हे फलाणा सेक्टर उनखे टैक्स नेट में वठी ईंदा। पर असांखे नज़र अचे थो त हिन भेरे उन्हनि सेक्टर ऐं उन्हनि माण्हुनि जे बारे में का बि गुफ़्तगू कोन कई वई ऐं उन पासे खां बि कुझु न थियो। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जी मईशत जे लाइ ॿियो मामिलो जेको आहे उहो टैक्स जे जस्टिफाइड टैक्स यानी इंसाफ़ भरे टैक्स जे निज़ाम जो क़याम आहे जंहिंमें डायरेक्ट टैक्सिस वधीक हुजनि, इनडायरेक्ट टैक्सिस घटि हुजनि। उहो बि पाकिस्तान जी मईशत जो मसइलो जेको आहे उहो असांखे हल थींदे नज़र नथो अचे। टियों पाकिस्तान जी मईशत जेको मसइलो आहे उहो आहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जी वैल्यू एडिशन तरफ़ वञनि ऐं पाकिस्तान जी जेका एक्सपोर्ट आहे उनमें जीअं कल्ह असांजे हिकिड़े मौज़िज़ महिमान असांखे ॿुधायो पिए त 10 यानी 10 प्रोडक्ट्स ऐं 10 मुल्कनि जन सां पाकिस्तान कारोबार करे थो। हालांकि ही पूरी एॾी वॾी दुनिया आहे ऐं पाकिस्तान भी हर तरह जी शयुनि सां मालामाल आहे। पाकिस्तान चाहे त उन्हनि में काफ़ी शयूं ॿियूं बि जेको आहे प्रोड्यूस करे उन्हनि में पंहिंजो एक्सपोर्ट करे सघे थो ऐं उन्हनि में बि जीअं टेक्सटाइल जेको पाकिस्तान जो सभ खां वधीक जेको आहे एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कंदड़ सेक्टर आहे उनमें बि पाकिस्तान वैल्यू एडिशन जे बजाए यॉन ऐं बाक़ी रॉ मटीरियल ते जेको आहे पंहिंजो एक्सपोर्ट करे पंहिंजो गुज़ारो पियो करे। तंहिंजे करे पाकिस्तान जी एक्सपोर्ट खे पाकिस्तान जे उनखे बि काफ़ी मसइला आहिनि त पाकिस्तान जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मज़बूत थिए ऐं उहो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान जे एक्सपोर्ट्स खे को हथी ॾिए। पर हाणे जॾहिं CPEC जो इहे मामला अचनि था पिया, कल्ह बि असां मुख़्तलिफ़ सनतकारनि सां ॻाल्हायो हो, उन्हनि जो चवणु इहो त CPEC जे मनसूबनि खां पोइ शायदि पाकिस्तान जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जेका आहे उहा शदीद ख़तरे हेठि अची वञे। बाक़ी ट्रेडिंग क्लास ऐं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग खे शायदि हथी मिले। इन ते वधीक गुफ़्तगू कंदासीं। वठूं था हिकिड़ो वक़फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां सां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो प्रोग्राम जो सिलसिले के वधाए में गुफ्तगू क्यों था एक दफ़ो ॿीहर मुल्क जी मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल ते असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूद मुल्क जा मारूफ इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब अचो त हमसां गुफ्तगू कयूं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बजट आ गया, आपके ख्याल में ये बजट को अगर एलोबरेट करना करें आप, तो क्या ये एग्रीकल्चर फ्रेंडली था, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली था, सर्विस सेक्टर फ्रेंडली था, एक्सपोर्ट फ्रेंडली था, पुअर फ्रेंडली था, किस तरह का बजट था ये? देखिए, सब कुछ कहें लेकिन इसको अवाम दोस्त ना कहें, खुदा के लिए ये बड़ी ज्यादती होगी। जी जी हाँ, जो कौमी दौलत लूट रहे हैं, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो पैसा पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं, जो चोरी का पैसा जायदादों में लगा रहे हैं, जो चोरी का पैसा सफेद करा रहे हैं, उन सब के लिए कानून साजी, कानून और मराद और सिस्टम बरकरार रखे गए। ये तो इस पर किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। मगर एज ए पाकिस्तानी मुझे जब तकलीफ ये होती है कि आप जब बड़े बड़े दावे करते हैं तो जो हकायक होते हैं, जो आपने खुद जो है आदाद शुमार दिए, हम उनको झुटला देते हैं। मसलन अभी आपको इन्होंने कहा कि जी प्राइस वाटर हाउस ने हमें कहा है कि जी हम बड़ी माशी कुव्वत बनने वाले हैं। तो उन्होंने प्राइस वाटर हाउस की रिपोर्ट मैंने भी देखी है, उसमें वो ये कहते हैं कि आज 2017 में बांग्लादेश की फीकस आमदनी पाकिस्तान से कम है आज। लेकिन 2020 में प्राइस वाटर हाउस ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की फीकस आमदनी हमसे बढ़ जाएगी। तो ये तो उनको शर्म करने की बात है। उसमें बजट में कहा है कि जी हम फीकस आमदनी को तेजी से बढ़ाएंगे, तो वो तो बांग्लादेश आपसे जाके जा रहा है जहां ना सीपे कोई इतने बड़े पैमाने पे आ रहा है, ना वो इतने दावे कर रहे हैं। तो एक तो ये इसको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि जो हमारा टैक्स और जीडीपी में इन्होंने कहा है कि जी हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, मगर वो आपने इस साल हदफ तो हासिल नहीं किया। और जो आपने विथहोल्डिंग टैक्स लगाए, आवाम के ऊपर बोझ डाला, चोरी के पैसे को वाइट किया, उसके बावजूद 95-96 में जो हमारा टैक्स जीडीपी का तनासुब था, वो तो आपको याद होगा 15.6% था। अब अगले साल का हदफ आपने 13.2% रखा है, यानी उससे कम कर दिया। तो उस वक्त हमने अगर मईशत मुश्किलात में थी तो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट भी कम है आपका और ये भी कम है, तो ग्रोथ कहाँ होगी? मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा है, विजन 2025, वो आपने भी पढ़ा होगा। उसमें ये लिखा था कि 2018 में हमारा ग्रोथ रेट 8% होगा, ये उन्होंने कमिट किया था। अब आपने पहले ही साल उसकी टांग तोड़ के हदफ को 6% कर दिया, तो 8% का तो अभी आपने कमिटमेंट किया है। दूसरा विजन 2025 जो काबीना ने अप्रूव किया है, उसमें लिखा था कि 2018 में हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट 35 अरब का होगा। अभी तो आपके 25 अरब भी नहीं हो रहे। तो अगर पहले ही शुरू में ही 10 अरब डॉलर का ये घाटा हो गया एक्सपोर्ट्स में और जीडीपी ग्रोथ रेट में, और आप जैसे मैंने कहा पर कैपिटा इनकम नीचे जा रही है, तालीम का बजट आप कम कर रहे हैं, तो फिर कौन सी ग्रोथ हुई, जरा हमें ये तो बता दें। मगर एक और परेशानी की बात, वो ये कहते हैं कि जी हमारा हर बच्चा 2023 तक स्कूल जा रहा होगा, हर बच्चा 2023 तक। मैंने आपसे पहले शायद किसी प्रोग्राम में भी आपके सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि 2.60 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और ये मेरे अपने ख्याल से कम अगले 40 वर्षों में ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ना आप इतने पैसे रख रहे हैं। तो ये कहना कि 6 साल के बाद जो है वो 2.60 करोड़ जो बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे वो चले जाएंगे, क्या इसलिए स्कूल है? क्या इसलिए असातिज़ा हैं? क्या आपने इतने पैसे रखे हैं? तो मेरा कहना ये था कि इसमें सिवाय मायूसी के और बजट से इनहराफ करने के और आवाम के ऊपर बोझ डालने के और गलत खुद फरेबी के, मुझे तो कोई ऐसी चीज इसमें नजर नहीं आ रही जिसमें कि खुशी हम मनाएं या कुछ करें। लेकिन डॉक्टर साहब, उसने कहा, डार साहब ने कहा कि हमने टैक्स वसूलियों के मामले में बेहतरी की है और 3500 अरब जो है वो हमने वसूल किए हैं, और आइंदा माली साल के लिए उसने 4000 से ज़्यादा का टारगेट रखा है। उसके अलावा उसने कहा कि हम जो है स्लोली ग्रेजुअली 3-3.5% का जो ग्रोथ रेट था उसको हम अब 6% तक ला रहे हैं, ग्रेजुअली हम उसको बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। तीसरी जो उसने बात की कि हमने इन्फ्लेशन को जो डबल डिजिट में किसी ज़माने में पाकिस्तान में हुआ करता था उसको हमने महदूद कर दिया है। चौथी बात जो उसने कही कि हमने अपना इस साल तो हम नहीं कर सके, लेकिन आने वाले साल में हम पाकिस्तान का जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है और उसमें जो 60% डेट की लिमिट है उसके अंदर हम उसको ले आएंगे। तो ये चीज़ें तो आपके ख्याल में, और उसने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली का था, आने वाले साल में
लोड शेडिंग नाम की कोई चीज नहीं होगी। आपके ख्याल में ये चीजें हौसला अफजा नहीं है? मेरे ख्याल से बदकिस्मती से, जैसे आप मुल्क पाकिस्तानी है, मैं भी हूँ, हम तो ये चाहेंगे कि जो बातें उन्हें कही हैं, अगर हकीकत में ये होता तो मैं तो कम से कम उन्हें खड़ा होकर सलूट करने पे, टीवी पे आके उनको सलूट करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ, और शायद उनको भी पता है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो सही नहीं है। पहली बात ये थी कि इस साल जब उन्होंने ये कहा कि ये बार बार तय है, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि टैक्सों की वसूली में एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं होता, बल्कि टैक्स और जीडीपी का तनासुब होता है। तो जब ये कर्जों की बात करते हैं तो कहते हैं जी हमारा कर्जों का जीडीपी के तनासुब से कमी हो जाएगी, जो भी आपने कहा फिस्कल। लेकिन जब ये टैक्सों की बात करते हैं तो फिर ये कहते हैं जी एब्सोल्यूट फिगर देख लें। ये बात क्या पाकिस्तानी कौम नहीं समझती कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो एक साल के बाद जब 110 रुपए की हो जाएगी तो उस पर जीएसटी वगैरह सब चीजें 110 रुपए पे लगेंगी। तो टैक्सों को जो नापा जाता है, मैं आज आपको रिकॉर्ड पर बताऊं, उन्होंने कहा जी हमने 4 साल में 80% इजाफा किया है। मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी के दौर में, जरदारी साहब के दौर में 5 साल में दुगना हो गया था, तो कौन सी नई बात है? मुशर्रफ के दौर में भी 5 साल में दुगना हुआ, हमेशा होता है, तो ये तो कोई कामयाबी है ही नहीं। हाँ, टैक्स जीडीपी रेशियो जो 15.6 95-96 में हुआ था, 23-24 साल पहले, अगर ये उसके करीब भी आ जाते तो कामयाबी होती है। तो नीचे जा रहे हैं, तो ये बात ना करें। दूसरी बात ये थी कि मैंने 2010 में 16 लाख आदमियों ने गोशवारे दाखिल किए थे, अब ये कहते हैं इस साल 12,25,000 ने किए, तो ये 4 लाख आदमी कहाँ चले गए? इनको कौन तलाश करेगा? तो ये बातें तो करने का कोई मकसद नहीं है। मेरे ख्याल से उनको भी पता है कि वो सही बात नहीं कर रहे हैं, हमें भी पता है। तो ये गैर हकीकत पसंदाना दावे हैं। असल चीज ये है कि हमारी टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ी, और ग्रोथ रेट, और ये भी मुझे पता है, देखिए उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया कि टैक्सों की वसूली का हजम झूठा है, खुद उन्होंने कहा है। लेकिन गौर करें आप, उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स रिफंड है, यानी जो हमें इस साल देने चाहिए थे वो हम अगले साल अगस्त में देंगे। क्या मतलब है? मेरा मतलब ये था कि इस साल आपने वो जो पैसे देने थे वो आपने रोक लिए, तो टैक्सों की वसूली तो आपने ज्यादा दिखा दी। तो वो तो बजट तकरीर में है कि ये आदाफ हासिल नहीं हुए, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। तो जब ये टैक्सों का नहीं हुआ, अच्छा एक अजीब बात है, आपको याद है कि कायदे आजम के ने बार बार एक तकरीर में कहा था कि मुसलमानों को कब ये ख्याल होगा कि हमें बचतें करनी है, और बचतें नहीं की थी तो मुगलों की हुकूमत डूब गई थी। जो उनके अल्फाज है कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के। आज जो इन्होंने 3 साल के आदाफ का ऐलान किया है उसमें बचतों का जिक्र करने भूल गए। इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, टैक्स के बचतें, जो कायदे आजम ने कहा था कि मुसलमान बचतें करेंगे तो उनकी हुकूमत चलेगी, ये हुकूमत बचतों का जिक्र ही छोड़ दिया। उसकी वजह ये है कि जो फॉरेन मालिकान है बैंकों के, जिनको आपने बैंक के हवाले कर दी थी मुशर्रफ ने, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक और दूसरे बैंक, वो बेतहाशा मुनाफा कमा के बाहर ले जा रहे हैं और खातेदारों को नहीं दे रहे। तो आपने तो बचतों का जिक्र ही उड़ा दिया। तो ये कोई मुल्क, हिंदुस्तान में बचतें हैं 31%, हमारे पास 15% है, आप कैसे कम्पीट करेंगे? ये सोचने की बात। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बात तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर की बेहतरी की बात की अपना, मोहतरम फैयाज साहब आपकी आवाज थोड़ी हल्की हो गई है तालिबान। सर अभी आवाज ठीक है? अभी हल्की है जी, जरा दोबारा फरमाएं। वो जो अपना डार साहब कह रहे थे कि हुकूमत की कोशिशों की वजह से जो उन लोगों ने किसान पैकेज अनाउंस किया, फिर यूरिया पे और उस पर सब्सिडी दी और इनपुट्स पे सब्सिडी दी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर हुआ है, इसको तो आप बहरहाल जरूर मानेंगे कि वो उस सिलसिले में उसकी बात में कुछ सदाकत थी। देखिए फैयाज साहब, ऐसा है कि ये जो ज़राअत का शोबा है, मेरी जो आपसे बातचीत होती रही है तो आपकी खुद भी बहुत ज्यादा मालूमात इस शोबे में है। आपको ये पता है कि जो हमारा इस वक्त जीडीपी है ज़राअत का, लाइव स्टॉक का, इसमें कितनी जबरदस्त कई गुना इजाफे की गुंजाइश है। तो ये जो छोटे मोटे, देखिए जब भी कोई बजट आता है इसमें कुछ किसी को बेनिफिट दिया जाता है, कुछ चीजें वापस दी जाती हैं, ये तो एक रूटीन की बात है। क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कदम, रेडिकल इस्लाहात ऐसी उठाई गई हैं जिसमें कि हम ये कह सकें कि किसान की आमदनी जो है अगले 3 साल में दुगनी से ज्यादा हो जाएगी, जो कि हो सकती है। अगर आप लाइव स्टॉक देखें, आपने जिस पे बहुत काम किया हुआ है, लाइव स्टॉक में हम कहाँ जा सकते हैं। तो गरीब किसान के लिए जो छोटे मोटे नुमाइशी इकदाम उठाए हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये कहते कि क्या वो इकदाम इतने काफी हैं कि पाकिस्तान की ज़राअत कम्पीट करे और हमारी फीसद आमदनी बढ़े और काश्तकार को उसकी कीमत जो उसका जो पैदावार है
उसकी कीमत मिल सके, वो इकदाम तो नजर नहीं आए। बहुत मामूली छोटे छोटे इकदाम हैं और मैं उससे मायूस हुआ हूँ, किसान भी मायूस है। और आपने देखा उन्होंने हंगामा भी किया वहां पर इलेक्शन उसके बजट पेशने के टाइम पर। जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा कि हमने उसके काफी इंडिकेटर्स अचीव कर लिए हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बात ये थी कि एक रिपोर्ट आई है मेरे पास है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ये कहा जाता है दुनिया भर में कि ये सबसे ज्यादा मुस्तनद रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो पोजीशन है वो ये है कि उसकी रिपोर्ट में जो जुमले लिखे थे तो मुझे जो है वो शर्म आई और मैंने उसको बंद कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जनूबी एशिया तरक्की कर रहा था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में दूसरे मुल्क बेहतर थे, तो पाकिस्तान की वजह से जनूबी एशिया का एवरेज नीचे चला गया। बाकी लोग अच्छा काम कर रहे थे, हमारी जो लागत है, जो चीजें हैं जिसमें तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं 12-13, वो कहते हैं पाकिस्तान की वजह से जनूबी एशिया का एवरेज खराब हो गया। ये उनके अल्फाज हैं। मैं चाहूंगा वजीर खजाना साहब, उनको पता जरूर होगा, मगर जरा दोबारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को निकाल के देख ले। और इतना कारोबार में आजादी हो रही है तो आपकी फीसद आमदनी बांग्लादेश से नीचे क्यों जा रही है, जरा मुझे बता तो दे। क्या नहीं लिखा कि 2020 में बांग्लादेश हमसे आगे नहीं, 2001 में हम फीसद आमदनी भारत से आगे थी, मुशर्रफ तबाह करके चला गया और आज हम भारत से नीचे चले गए। अब ये सब जो कुछ कर रहे हैं तो 2020 में हम बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाएगा। ये सारी बातें क्यों भूल रहे हैं? अगर ये सब था, आपको याद होगा कि ओवरसीज चैम्बर ने अभी एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि 6 महीने में हमारा एतमाद जो है वो पाकिस्तान में मजरू हुआ है, हमारा एतमाद खराब हो गया। वो भूल गए। ये ओवरसीज चैम्बर वो हैं जो पाकिस्तान में $200 अरब की जिन्होंने सरमायाकारी की है। तो ये फैक्ट भी सामने रखे हैं तो फिर हम भी मान लेंगे उनकी बात। अच्छा, पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में उसने कहा कि हमने पहले सर्वे कराया था, फिर कहा गया कि इस तरह सर्वे करवाएं, फिर हमने वो सर्वे कराया, 64% से हम उसको 29.5% पे लाया है। आपके ख्याल में गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से कुछ इकदाम किए हैं जो नजर आते हों? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी बड़ी दुनिया में तब्दीली आ गई है और सारी दुनिया में ये कहा गया है कि पॉवर्टी का मतलब जो है, गुर्बत का मतलब ये होता है कि सिर्फ आमदनी नहीं है, बल्कि ये भी है कि तालीम की सहूलियात कितनी है, सेहत की कितनी है। उन्होंने 7-8 फैक्टर्स बता दिए। गुर्बत की डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाज़ेह कर दी है। तो उसी में एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भूख का इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मुस्तनद रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि 108 मुल्क ऐसे हैं जिनका उन्होंने सर्वे किया, उसमें से 106 मुल्कों में भूख की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर है और पूरी दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान से खराब हैं। एक तो ये रिपोर्ट सामने है, मौजूद है, सारा आदमी देख सकता है, कंप्यूटर पर अवेलेबल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दूसरी बात ये थी कि आप आमदनी कितनी कम कर रहे हैं, जरा सा देख लीजिए। अभी उन्होंने फखरिया कह दिया कि जी हमारी शरह सूद 45 साल में सबसे कम है। बिल्कुल सही कहा कि शरह सूद कम है। शरह सूद में कम होने का मतलब ये होता है कि कौमी बचत स्कीमों में जो पैसा जिन्होंने लगाया है, बेवाएं हैं, यतीम हैं, माजूर अफराद हैं, उनको जो मुनाफा 2013 में मिल रहा था आज उससे बहुत कम मिल रहा है। करोड़ों बैंकों में जो खातेदार हैं जिनको 2013 में बचत खातों पर 6.5% मुनाफा मिला था, आज उनको 3.75% मिल रहा है। तो ये जो आमदनी कम हो रही है, ये जो आप बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं, करप्शन बेतहाशा है, तो आखिर ये भी तो किसी गिनती में आएंगे या इनको नहीं आएंगे? पॉवर्टी इंडेक्स तो जो चीज होती है वो एक डेफिनेशन से आप मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम से अगर आप पूछें कि महंगाई कम हो गई, जो जैसे कल भी इन्होंने कहा महंगाई कम हो गई, किसी गरीब आदमी से पूछें महंगाई कम हुई है तो वो हंस के आपकी तरफ देखेगा कि यार ये भी कोई काम सवाल करने का काम है। कहाँ कम हुई है? जो आदमी 14-15 हजार 18 हजार कमा रहा है वो तो 2 भटके पेट भर के रोटी नहीं खा सकता है। आप उसको कहते हैं गुर्बत की लकीर से निकल गया। वो लकीर किसने खींची है, मुझे जरा ये बता तो दे। और अपना बजट तो बना के दिखाएं कि 20,000 रुपए में 2 आदमी मियाँ बीवी, 2 बच्चे, 1 कमरे का मकान, 1 बल्ब 1 पंखा, वो 20,000 से कम में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में गुजारा नहीं कर सकता। आप उनको 14,000 तनख्वाह दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं और वो कहते हैं गुर्बत की लकीर से निकल गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसमें आपने अगर कुछ थोड़ी बहुत रकम दे दी तो उससे गुर्बत से थोड़ी निकल गया, वो तो उसकी गुर्बत में कमी हुई है। तो वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हकीकत ये नहीं है। गरीबों के साथ उन पर नमक ना छिड़के, मेहरबानी करें। अगर उनकी आप गम नहीं उठा सकते तो कम से कम उनका मजाक भी ना उड़ाएं। अच्छा, गुर्बत में भी आप कहते हैं कमी नहीं हुई और आप कहते हैं कि उसमें भी अच्छाई नहीं हुई, तो आपके ख्याल में
ये जो कुछ जिस तरह मीशत अब पाकिस्तान की चल रही है और जिस तरह की बातें इसहाक डार साहब ने की हैं, आप क्या समझते हैं कि हम आने वाले दिनों में हमारी मीशत पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, मैं तो आपको एक बात बता दूं कि देखिए सीपैक का बड़ा शोर है। मैं अभी देख रहा था प्राइस वाटर हाउस की रिपोर्ट, वो ये कहते हैं कि 2020 में आज के मुकाबले में सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान से नीचे आ जाएगा और कोई हमसे नीचे नहीं जाएगा अगले 3 वर्षों में। तो वो मुल्क कौन सा था वो मैंने देखा, वो कहते हैं सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी कराची से भी कम है। अब वहां जितनी उन्होंने ग्रोथ करनी थी छोटी सी आबादी के साथ, वो 20 करोड़ का तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सिंगापुर के अलावा कोई मुल्क से आप आगे नहीं निकल रहे प्राइस वाटर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक। दूसरी बात जो वो ये देखिए, ये वो मुस्तनद रिपोर्ट है जिसको कि बार बार वजीर खजाना ने अपने बजट तकरीर में कहा है। अब वो प्राइस वाटर हाउस तो ये कह रहे हैं कि 2050 में जो पहले 5 ममालिक होंगे, मैंने आपसे एक दफा पहले भी अर्ज किया था, वो भारत उसमें उसको नंबर 2 दिखा रहे हैं। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, ब्राजील, ये 5 मुल्क हैं आबादी के लिहाज से बड़े, और आलमी रैंकिंग मीशत के हजम में वो पांचों नंबर पर 1 2 3 4 5। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से छठा है, लेकिन हमें छठा नंबर नहीं दिया, हमें नंबर दिया 16वां। तो मेहरबानी करें वजीर खजाना साहब वो रिपोर्ट भी देख लेंगे जो पाकिस्तान को छठा नंबर आबादी का और हमें छठा नंबर देने के बजाय उन्होंने 16वां नंबर दिया 2050 पर। तो वो तो 2030 और 2050 में भी आपको तरक्की नहीं देख रहे हैं, वो तो बांग्लादेश को 2020 में आपसे आगे देख रहे हैं। तो आखिर ये चीजें तो इसको भी तो बताए ना कि वो फिर उसको अगर वो इतनी गलत है तो फिर उसको बार बार वो रेफर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैं तो उसके रिपोर्ट पढ़ने के बाद परेशान हुआ था कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, मौसम भी दिया, जमीन भी दी, किसान भी दिए, पढ़े लिखे लोग भी दिए, इंजीनियर भी दिए, डॉक्टर भी दिए, बिजनेसमैन भी दिए। करप्शन, झूठ, शाहाना अखराजात और टैक्सों की चोरी और इन सब की वजह से हमने मईशत को तबाह कर दिया। अब मुझे कोई 2-3 सवाल आपकी इजाजत दें तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सोचे कि उसका क्या जवाब है। एक आदमी ये कहता है कि मेरी आमदनी 40,000 रुपए महीना से ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं टैक्स भी नहीं देता और मैं रिटर्न भी फाइल नहीं करता। ठीक है, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप 80 करोड़ की प्रॉपर्टी कराची में खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में खरीद सकते हैं, तो कोई हुकूमत से ये नहीं पूछता कि जब आदमी वो टैक्स नहीं दे रहा तो फिर आप उससे ये क्यों कहते हैं 80 करोड़ की प्रॉपर्टी खाई, किस खुशी में आप ले रहे हैं? ये कोई सवाल तो करके देखे ना जरा सा। तो ये इस किस्म के सवालात हैं कि हुकूमत ने ये भी कर दिया है कि आज मैं अगर 20 करोड़ रुपया नाजायज जरा से कमा लूं तो पाकिस्तान के कानून के तहत कौमी खजाने में 1 पैसा जमा कराए बगैर मैं उसको सफेद करके लीगल प्रोटेक्शन ले लूंगा। तो जो गरीब आदमी है, करोड़ों भूख से मर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ये तमाशा क्या हो रहा है। ना टैक्स लोग आमदनी पर टैक्स लगा रहे हैं, ना चोरी के पैसे को रोक रहे हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीमें आप ला के जा रहे हैं, 2% पे हमने टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाए, नाकाम। भारत 45% पे लेके आया मोदी, वो जबरदस्त वहां पर रिस्पॉन्स हो गया। तो ये लूट चोरी करने वालों को मराद देना बंद करें, गरीब के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए कुछ कर जाएं तो अल्लाह ताला भी बरकत डालेगा। वरना इस तरह इसको समझे गलत बातें करना, ये जो है ना, मेरे ख्याल से मुल्क के साथ भी ज्यादती है, कौम के साथ भी है, और अपनी भी आखिरत खराब कर रहे हैं। इस तरह की बातें ना करें, इन चीजों को जरा चेक कर लें जो मैंने अभी बताई। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा मारूफ इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे। मुल्क जो वफ़ाक़ी बजट 2017-18 जेको आहे कल इसहाक डार साहब पेश करे छॾियो ऐं अॼु हुन जेका पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, जंहिंमें हुन वाज़े लफ़्ज़नि में चयो त मुल्क जे अंदरि जेका महांगाई वधण जो जेका ॻाल्हियूं आहिनि उहे ग़लति आहिनि, छाकाणि त पंहिंजो सीमेंट ते ऐं स्टील ते कुझु पंहिंजो टैक्सिस वधिया आहिनि, बाक़ी ॿिया के बि अहिड़ा टैक्सिस न आहिनि जंहिं जे करे आम माण्हुनि जी ज़िंदगी ते को असरु पवे। बहरहाल मुल्क जे बजट जे हवाले सां कल्ह ट्रांसमिशन ऐं अॼोके इन प्रोग्राम खां अलावा ईंदड़ ॾींहंनि में उन ते वधीक प्रोग्राम कंदासूं, ख़ासि तरह पाकिस्तान जे ज़रई शोबे जो जाइज़ो वठण जी कोशिशि कंदासूं। फ़िलहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाश कंदा इजाज़त सां गॾु।